हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 से। हम इसका सेक्शन ए कर रहे हैं मैथ्स बेसिक का। इसके जो सेक्शन ए का जो पहला पार्ट है ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है हमको। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, हाइट ऑफ टावर जो दे रखी है उसकी शेडो की लेंथ के इक्वल टू दे रखी है, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका टावर है और ये उसकी शेडो बन रही है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब ये क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है, ये वाली वैल्यू इक्वल दे रखी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको x लिख लूँ तो ये भी x ही हो जाएगी, है ना। लेंथ हमको कुछ नहीं दे रखी इसलिए मैंने अपने से मान लिया, कुछ भी आप मान सकते हो। तो x ये होगी तो ये भी x हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमको क्या बताना है यहाँ से, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है यानी थीटा बताना है। तो देखो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। अगर मैं यहाँ से यूज़ कर दूँ टेन थीटा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो x से तो x कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना बचा, 1। और टेन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन 45 की। ठीक है, तो यानी 10 से 10 कैंसिल है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45। क्लियर है, तो यानी कि इसके बी वाला ऑप्शन कितना रहेगा, इसका बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री कर रखी होगी तो ये आपको फॉर्मूला मालूम होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यदि यहाँ से क्या करूँ, मैं कोस को इधर लेके आ जाऊँ तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी यहाँ पे ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इधर आके माइनस में, तो यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो यानी ए दे रखा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें देखिए क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ अ स्क्वायर देयर पेरीमीटर आर इन द रेशियो। देखिए रेडियस ऑफ सर्कल किसके बराबर दे रखी है, साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर, तो आपको इनका पेरीमीटर का रेशियो बताना है। देखिए रेडियस और साइड दोनों इक्वल हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं दोनों को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। ठीक है, यानी रेडियस भी x है और साइड भी x है। ठीक है, तो ये दी रहेगी तो इनका पेरीमीटर देखिए। अब पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर मतलब उसका सरकमफेरेंस होता है, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और अगर पेरीमीटर बात करें स्क्वायर की तो कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें 2, पाई की वैल्यू कितनी, अच्छा पाई की वैल्यू तो पुट करनी नहीं है यहाँ पे, तो पाई की जगह पे पाई रखा हमने, आर की जगह पे भी हम x रखेंगे और एस की जगह पे भी हम x रख लेंगे यहाँ से। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी पाई अपॉन 2 बचेगा। ठीक है, तो पाई अपॉन 2 लिखो या पाई रेशियो 2 लिखो, बात एक ही रहेगी। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है, आपको रेडियस निकालनी है ना। आसान क्वेश्चन है, यहाँ से आप क्या करो, इसका एरिया का फॉर्मूला लगा दो। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो कि आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 154। तो यहाँ से यदि हमको r निकालना है तो देखो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22.7 और यहाँ से r स्क्वायर इक्वल टू 154। तो यहाँ से r इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 154 डिवाइडेड बाय ये 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 22 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या ये किससे कैंसिल हो, 11 2 जा 22, 11 4 जा 40, सॉरी 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 7 7 जा 49। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर था, इधर आके स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ गई इसकी, 7। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए इसमें क्या दे रखा है हमको, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4 इज। देखिए जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, लेस देन 4 एक इवन नंबर की। देखिए अगर हम डाइस को जब रोल डाउन करते हैं तो हमारे पास नंबर क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 आ जाते हैं। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, क्या बताना है आपको, इवन नंबर बताना है, वो भी लेस देन 4। तो देखो लेस देन 4, 4 से छोटा, तो 4 से छोटा इवन नंबर सिर्फ एक ही होता है 2।
ठीक है, यानी कि एक ही रहेगा, है ना। तो हमारा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल कितने हैं, 6 है, ठीक है। तो ये फेवरेबल आउटकम एक ही है ना, एक ही इवन नंबर है, और टोटल आउटकम कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो 1/6 आंसर आएगा इसका, है ना। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसमें क्या दे रखा है हमको, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये दे रखी है आपको द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखिए मॉडल क्लास की आपको लोअर लिमिट बतानी है। देखो यदि आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो हमको मालूम होता है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है वही हमारी सबसे पहले उसमें हम मॉडल हमारी क्लास इंटरवल निकल जाएगा उसका, ठीक है। तो मॉडल क्लास निकालने के बाद में हम क्या लोअर लिमिट और अपर लिमिट बता ही सकते हैं। ये लोअर लिमिट कहलाती है, अपर लिमिट होती है। तो ये हम देखें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसकी दे रखी है यहाँ पे, ये वाली 20, और इसकी मॉडल क्लास कितना है 15 और 20 है, और इसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई 15 हो गई, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा, है ना। आसान क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हमारे 17 पर। इन्होंने क्या बोल रखा है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म अ होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इन सेंटीमीटर इज। देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। इसको रोल डाउन करके हमने एक होलो सिलेंडर बना लिया, ठीक है, जिसकी हाइट इसमें 40 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको रेडियस बतानी इस सिलेंडर की। तो देखो इन्होंने किया क्या है, इनके पास पहले एक सीट थी, इस टाइप की रेक्टेंगल सीट है, इसको घुमा के इन्होंने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया जिसकी हाइट कितनी है 40 है। रेडियस तो हमको फाइंड आउट करनी है। इसकी लेंथ ब्रेथ दे ही रखी है ना। इन्होंने क्या दे रखा है इनको, है ना, ऐसा 40 22 दे रखा है। देखो अब देखिए क्या होगा, हमको रेडियस फाइंड आउट करनी है। देखो अगर हम इसका रोल डाउन करूंगा तो इसका जो एरिया रहेगा वो इसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा सिर्फ चारों तरफ का। इसी को रोल डाउन किया ना हमने, इसको घुमा के हमने ऐसा बना दिया, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया रहेगा वो इसके एरिया के बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या करूं, इसका जो एरिया है ना, यानी कि एरिया जो इसका रहेगा, एरिया ऑफ शीट, जो कि किसके हो जाएगी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ शीट क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी, यानी 40 इंटू 22 इक्वल टू, है ना, 22 है ना, हाँ 22 है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH। देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा 40 इंटू 22, और यहाँ पे हमको पाई की वैल्यू तो पुट कर सकते हैं 22.7, आर हमको निकालना है, एच दे रखा है 40 क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो देखो 40 से तो ये 40 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 22 से ये 22 कैंसिल, बचा कितना 7 और 2 बचा यहाँ से। तो देखो 7 8 डिवाइड में इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितनी आ रही है 7/2 आ रही है। तो देखो 7/2 है क्या यहाँ पे, देखो 7/2 देखो यहाँ पे पॉइंट में दे रखा है, क्योंकि 7 80/7 5 3.5 दे रखा है। यदि 7/2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 का हाफ 3.5, यानी 3.5 इसमें आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। चलिए तो पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसमें देखिए क्या दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, द मीडियन क्लास इज। आपको क्या बतानी है यहाँ पे, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की मीडियन क्लास बतानी है। देखो मीडियन क्लास हम कैसे बताते हैं, अगर हम इसका CF निकालें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, तो हम बता सकते हैं इजीली, ठीक है। तो देखो CF कैसे निकालते हैं, यहीं पे मैं CF निकाल देता हूँ इसका। तो देखो अब मैं CF निकालूँ तो CF क्या होता है, देखो 12 है तो पहले नंबर पर 12 ही रहता है, फिर दूसरे में अगर हम काम करेंगे तो 12 + 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 22 और 15 अगर कर देंगे 5 2 7 और ये हो जाएगा 3 37 हो जाएगा। उसका 37 और 8 को हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 45 और 11 को हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 56, ठीक है ना। ये CF निकालना आता है ना हमको, पहले नंबर वही का वही रहता है, फिर इसमें ये प्लस करके ये लिख देंगे, इसमें ये वाला प्लस करके ये लिख देंगे, इसमें ये वाला प्लस करके ये, और इसमें ये वाला प्लस करके ये लिख देंगे। तो टोटल आपका 56 हो जाता है। तो ये लास्ट वाली जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो n हमारे पास कितना आ गया 56 आ गया, ठीक है। अब हमको अगर मीडियन क्लास चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो n/2 हमारा क्या हो जाता है, मीडियन क्लास बताने के काम आता है। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 2 8 16, तो 28। तो 28 अगर हम देखें हमारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 28 किसके अंदर आएगा, 28 आएगा हमारा ये 37, है ना, 37 के अंदर, ये तो 22 है, तो 37 के अंदर हमारा 22 हो जाएगा, सॉरी 28। तो 28 किस में आया, ये वाले क्लास इंटरवल में। तो 12 8 हमारी क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन क्लास रहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B रहेगा वो हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक।
चलिए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब देखिए 19 और जो 20 क्वेश्चन है ये आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए अब जिन बच्चों को नहीं मालूम है किस टाइप के करते हैं असर्शन रीजन, देखिए आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आप देखिए असर्शन और रीजन को आप दोनों को एक अलग अलग क्वेश्चन मान के चलिए। क्लियर है? अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई स्टेटमेंट भी हो सकती है। बस आप क्या करिए अलग अलग इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक असर्शन है, अगर ये क्वेश्चन सही निकला, ये स्टेटमेंट या सही निकली और हमने देखा ये वाला स्टेटमेंट भी हमारे सही निकली है, क्वेश्चन सही निकला, ठीक है, तो और ये जो स्टेटमेंट दे रखी है वो इसी का कोई रीजन देती है ना, यानी किसी का फॉर्मूला हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है, उसी से रिलेटेड यदि है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला रहेगा। क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, है ना, यानी हमारे दोनों ट्रू होते हैं और जो रीजन होता है हमारा आर वाला वो एक्सप्रेशन दे रहा होता है किसकी, असर्शन की। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। अगर देखो बी वाला कब काम आता है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, ए और आर दोनों ट्रू हैं बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन ए, यानी कि ये दोनों तो सही होते हैं हमारे, बट यदि यहाँ पे ये कुछ अलग ही बोल रहा है और ये कुछ अलग बोल रहा है, ठीक है, और अपनी जगह पे दोनों सही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होता है। और अगर इन दोनों में से एक भी रॉन्ग है तो ये हमारे सी और डी में से होते हैं। अगर हमारा ए गलत है, सॉरी ए सही है और रीजन आर यानी कि जो आर वाला है दूसरा वाला वो गलत है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाता है। और अगर हमारा ए फॉल्स है और रीजन आर है तो ये वाला ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो यदि इन दोनों में से अगर दो में से एक भी गलत है तो बी और सी और डी में से हमारा आंसर रहेगा। ठीक है ना, तो देखो अब करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे 2 है असर्शन और रीजन। सबसे पहले असर्शन देखते हैं, इसमें क्या बोल रखा है, द पॉइंट 0y लाइज ऑन वाई एक्सिस। देखो ये क्या बोल रहे हैं, जो 0 और y हैं वो y एक्सिस पे, है ना, एग्जिट करते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है जब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, मान लो ये हमारा x एक्सिस ये y एक्सिस, तो पॉइंट जो दे रखा है 0 और 4 दे रखा है हमको, है ना, 0 और 4 दे रखा है, तो पहला वाला नंबर किस पे होता है, x पे होता है, और दूसरा वाला y 4 पे होता है, सॉरी y पे। तो ये देखो ये 0 रहेगा x पे और y पे क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे y पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये y एक्सिस पे हुआ ना, x पे तो है ही नहीं, है ना, x का तो 0 था। ठीक है, यानी x की वैल्यू 0 होती है, y पे रहेगा ना। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला स्टेटमेंट या क्वेश्चन आप कह लो ये सही है ना, 0y लाइज ऑन y एक्सिस के ऊपर ये, तो ये पहला वाला तो ट्रू है हमारा। दूसरा अगर हम देखेंगे, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, ठीक है, यानी जो x के कोऑर्डिनेट होते हैं y एक्सिस पे वो 0 होते हैं, है ना, ये भी सही है। और ये एक्सप्रेशन भी दे रहा है इसकी, है ना, हमने अभी पढ़ा है कि हम y एक्सिस पे क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे भी वही बोल रखा है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ y एक्सिस 0। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, दोनों सही हैं। और क्या होता है, जो ये वाला एक्सप्लेन जो रीजन है वो हमारा करेक्ट एक्सप्रेशन दे रहा है असर्शन का, इसका मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, असर्शन हमको क्या दे रखा है, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150 देन देयर LCM इज 40। देखिए यहाँ पे 2 नंबरों को आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे HCF दे रखा है 5 और प्रोडक्ट दे रखा है 150। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको मालूम हो तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है हमारा, और क्या होता है HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमको दे रखा है 150, HCF हमको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो यदि मैं LCM यहाँ से निकालूँ तो LCM क्या निकल जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में जाएगा, यानी 150 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो LCM कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 से अगर मैं डिवाइड करूँ 30 आ रहा है। ठीक है, 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 3 15, 0 का 0, 30 आ रहा है। बट ये क्या बोल रहे हैं, LCM कितना बोल रहे हैं, 40 बोल रहे हैं। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो LCM है वो तो 30 आ रहा है, यानी पहला वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ए और बी तो होंगे ही नहीं। अब आएगा हमारा सी और डी में ही। तो देखो अब ये और देख लेते रीजन, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, एंड ए एंड बी, HCF ऑफ ए और बी, LCM ऑफ ए और बी ए इंटू बी होता है ना। ये तो सही है, अभी हमने यही फॉर्मूला तो पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। देखिए ए और बी यहाँ पे नंबर दे लिए, तो दोनों का प्रोडक्ट, और यहाँ पे HCF इंटू LCM है, ये वाला तो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, हमारा असर्शन फॉल्स डी में आता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, क्योंकि असर्शन हमारा फॉल्स है और रीजन हमारा 2 है। क्लियर है? चलिए देखो इसी के साथ ही हमारा सेक्शन ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन भी स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, इस प्लेलिस्ट में आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हो सकता है यदि आप इन फ्यूचर देखोगे तो आपको मिल जाएंगी वीडियो, अभी हो सकता है ना मिले, क्योंकि अभी मैं बना ही रहा हूँ वीडियो। ठीक है, बाकी आपको इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा सेक्शन बी भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ना।
यदि यहाँ तक के क्वेश्चन में यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।